अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया शाहिद और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। कल तहरीक पाकिस्तान का सफ़र जहाँ अधूरा छोड़ा था, आज उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर अब तक बहुत से लीडरों ने बरसगीर के मुसलमानों को सियासी मैदान में मुतहर्रिक रखा, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल चुकी थी। कमोबेश तमाम फरीक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत पर मुत्तफ़िक हो चुके थे, बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है सब लोग दिलो जान से तस्लीम कर चुके थे कि मुसलमानाने हिंद की रहनुमाई के लिए मौजू तरीन हस्ती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और कोई नहीं हो सकता। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस की नुमाया कामयाबी के बाद हिंदू रहनुमाओं के दिमागी खपत में मज़ीद इजाफा हो चुका था। कांग्रेस ने हुकूमत संभालते ही तिरंगे को कौमी परचम और वंदे मातरम को कौमी तराना करार दे दिया। गांधी ने वारदा तालीमी स्कीम के नाम से एक मुतनाज़ और तासुब पर मबनी तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाया। यूँ तो उर्दू हिंदी तनाज़ा काफ़ी देर से चला आ रहा था, लेकिन अब तो कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी उर्दू दुश्मनी में बदल चुकी थी। ये दौरे हुकूमत किस कदर जालिमाना था कि 2 साल बाद कांग्रेसी वजारतों के खात्मे के बाद हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने कायद आज़म की क़यादत में यौम निजात मनाया। गोया कायद आज़म ने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में अपना असर व रसूख साबित कर दिखाया। स्टैनले वुलपर्ड ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि दुनिया में मादूदे चंद अफराद ही ऐसे होते हैं जो तारीख के धारे को नुमाया तौर पर मोड़ते हैं, जबकि ऐसे लोग और भी कम होते हैं जो दुनिया के नक्शे में काबिल जिक्र अंदाज में तब्दीली लाते हैं। और ऐसा फर्द तो खाल खाल होता है जो किसी नई कौमी रियासत की तश्कील करे। अलबत्ता जिन्ना को ये एजाज हासिल है कि इसने ये तीनों कारहाय नुमाया अंजाम दिए। 1910 में कायद आज़म ने अपनी पार्लिमानी जिंदगी का आगाज किया। 4 जनवरी 1910 को आप बम्बई में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए, जहां आपने जुर्रत और बेखौफी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। कायद आज़म की राय में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर हिंदुस्तान आजादी की राह पर गामजन नहीं हो सकता था। इसलिए आप 27 साल तक कांग्रेस और लीग के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते रहे। ये आप ही की कोशिशों का नतीजा था कि 1915 से 1921 तक दोनों सियासी जमातों के इजलास एक ही मुकाम पर बैक वक्त मुनक्किद होते रहे। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पहला और आखिरी मुआहदा लखनऊ पैक्ट भी आप ही की सही से तय पाया था। मोहम्मद अली जिन्ना 17 जून 1917 को बम्बई होम रूल लीग में शामिल हुए और इसी रोज इन्हें लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया। जिन्ना इस वक्त तक बम्बई के समाजी और सियासी हलकों में एक मुमताज और नुमाया मुकाम बना चुके थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने के अलावा वो कांग्रेस और लीग दोनों की एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आए थे। इनकी करिश्माती शख्सियत और कायदाना सलाहियतों के सबब बम्बई होम रूल लीग हिंदुस्तान भर की मजबूत तरीन शाख के तौर पर उभरी थी। कायद आज़म ने लीग की तंजीम नौ का काम 3 एतराफ में शुरू किया। अव्वल इन्होंने मुख्तलिफ छोटे छोटे मुंतशिर ग्रुपों और जमातों को लीग तले जमा होने को कहा। इस ज़िमन में चौधरी खलीकुज़्ज़मा को अपनी जमात मुस्लिम यूनिटी बोर्ड को लीग में मदगम करने की तरगीब दिलाई। ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर नुक्ता चीनी के रुझान की हौसला शिकनी की और इनसे लीग में शमूलियत को कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाने के लिए सूबाई, जिलाई और प्राइमरी लीगों को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया। मुस्लिम लीग को मजीद फाल बनाने के लिए 1941 में हिंदुस्तान भर की सूबाई लीगों के सदर और सेक्रेटरी दिल्ली में जमा हुए ताकि मरकजी लीग और सूबाई लीगों के दरमियान राब्ता मजबूत हो सके। लीग को अवामी जमात बनाने के खातिर भरपूर सालाना जलसों का एहतमाम किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने कायद आज़म की ज़ेरे क़यादत करारदाद लाहौर मंजूर की, जिसके बाद लीग की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। कायद आज़म ने अपनी फरासत, तदब्बर और आली हिम्मती से अंग्रेजों, हिंदुओं और नेशनलिस्ट मुसलमानों का मुकाबला किया और 1940 में इन्होंने कौम को जिस मंजिल की निशानदेही कराई थी, इसे 1947 में इस मंजिल तक पहुंचा दिया। कहा जा सकता है कि अब कायद आज़म का हाथ मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की नब्ज़ पर था। वो एक मुतफ़िका और महबूब लीडर बन चुके थे। एक के बाद एक होने वाली सियासी चीरा दस्तियों ने जहां मुसलमानों को बेदार कर दिया था, वहीं एक अहम और काबिल सत्ताइश तब्दीली ये आई कि मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होने लगे।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जिद्दोजहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल, इसने मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, जबकि दूसरे मरहले में मुफाहमत की राहें तलाश करने की कोशिशें की और तीसरे मरहले में मुसलमानों की आज़ादी का मुतालबा पेश किया। दिसंबर 1928 में मुर्तज़ा अहमद खान मैकश ने हिंदू मुस्लिम मसाइल के हल की खातिर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद पर मुश्तमिल एक मुस्लिम कौमी वतन की तजवीज़ पेश की थी। इसके बाद दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर मुनक्किदा लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल ने अपने सदारती खुतबे में ऐसे ही एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया। 1940 में अब इन्हीं खतूत पर मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में मुनक्किद होने जा रहा था। इसकी अहमियत दो चंद इसलिए हो गई कि ये मुसलमानों की इत्तेहाद का मजहर इजलास था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में पेश करदा 400 अल्फाज और 4 पैराग्राफों पर मुश्तमिल करारदादे लाहौर ने न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया और इस रोए जमीन पर एक नई मुमलिकत खुदादाद मारज़े वजूद में आई। अगरचे लीग ने हिंदू मुस्लिम मसाइल के आखिरी हल के तौर पर 1940 में बाकायदा तौर पर एक अलहदा मुमलिकत का मुतालबा किया था, लेकिन इससे बेशतर तकसीम हिंद की बेशुमार तजावीज सामने आ चुकी थी। डॉक्टर के अजीज के मुताबिक तजावीज पेश की गई थी। इनमें दिल्ली और यूपी से 19, पंजाब से 12, सिंध और राजस्थान से 7, सरहद से 3 और हैदराबाद दक्कन से 1 तजवीज शामिल थी। तजावीज पेश करने वालों में 19 दानिश्वर, 13 सियासतदान, 11 सहाफी और 8 वकला हजरात शामिल थे। मुसलमानों की तरफ से सबसे पहली तजवीज मशहूर नॉवल निगार और सहाफी अब्दुल हलीम शरर ने अपने हफ्त रोजा मुहज़्ज़िब में 23 अगस्त 1890 को पेश की थी। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के बानी चौधरी रहमत अली ने 1933 में लफ्ज पाकिस्तान वज़ा किया। इन्होंने किताबचों, दस्ती, इश्तिहारात और रसाइल के जरिए एक मुहिम चलाई। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अपने 3 साथियों मोहम्मद असलम खान खटब, सदर खैबर यूनियन, साहबजादा शेख मोहम्मद सादिक और इनायतुल्लाह खान, 4 सद्दा सेक्रेटरी खैबर यूनियन के साथ मिलकर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर पैम्फलेट नाउ और नेवर जारी किया, जिसमें एक मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया। इस तारीखी इजलास के इंतजामात के लिए नवाब ममदोट की सरबराही में एक मजलिस इस्तकबालिया कायम की गई, जिसके सेक्रेटरी मियां बशीर अहमद मुकर्रर किए गए थे। नवाब ममदोट ने इब्तिदाई अखराजात के लिए अपनी जेब से 600 रुपए दिए थे। सबसे ज्यादा चंदा नवाब अमीर मोहम्मद खान कालाबाग ने दिया था और ये पेशकश की थी कि अगर कोई इससे ज्यादा चंदा देगा तो वो इससे दुगनी रकम देंगे। कायद आज़म एक स्पेशल ट्रेन के जरिए, जिसे लीग की झंडियों से सजाया गया था, 21 मार्च को सुबह 9:45 बजे दिल्ली से लाहौर पहुँचे, जहाँ रेलवे स्टेशन पर इनका निहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जो बकौल रोजनामा इनकलाब अपनी नौयत के लिहाज से तारीखी सियासत में अदमुन नजीर था। तकरीबन 5000 बारूदी रजाकारों ने, जो लीग, नेशनल गार्ड्स और दीगर इस्लामी अंजुमनों से ताल्लुक रखते थे, अपने अपने बैंड के साथ, जिनकी तादाद 21 थी, 101 ज़रब गोलों के साथ सदर ममदूह को सलामी दी। तकरीबन 50,000 फर्जंदाने तौहीद ने अकीदत के फूल बरसाकर अपने खलूस का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये तारीखी इजलास 22 ता 24 मार्च मुनक्किद हुआ था। 22 मार्च को आम इजलास के आगाज पर अनवर गाजियाबादी ने मियां बशीर अहमद की नज़म मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना अपने जज्बात बरंगीदा कर देने वाले तरन्नुम में सुनाई। शाहनवाज ममदोट ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में जब बादशाही मस्जिद की मरम्मत और तज़ीन के सिलसिले में सिकंदर हयात की खिदमत का जिक्र किया तो हाज़रीन ने सिकंदर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर दूसरी जानिब से सिकंदर जिंदाबाद के नारे भी बुलंद हुए। 23 मार्च को मौलवी ए.के. फजल हक ने इजलास में करारदाद पेश की, जिसे 24 मार्च को मंजूर कर लिया गया था। करारदाद के खलीकुज़्ज़मान जफर अली खान, अब्दुल हारून, नवाब इस्माइल खान, आई चंद्रगढ़, बेगम मोहम्मद अली, काजी मोहम्मद ईसा, अब्दुल मजीद खान, औरंगजेब खान, खान बहादुर, मौलाना अब्दुल हामिद बदेवानी, डॉक्टर आलम और अब्दुल रऊफ शाह ने तायद की थी।
इस तारीखी करारदाद में कहा गया कि निहायत गौर गौस के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इजलास की ये पुख्ता राय है कि इस मुल्क में कोई भी आईनी मंसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक वो मुंदरजा झेल बुनियादी असूलों पर वज़ा न किया गया हो, यानी जुग्राफियाई हैसियत से मुतसला इलाकों की हदबंदी मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल के साथ ऐसे खित्तों में की जाए जिनको इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है। मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से में इनकी तश्कील ऐसी आजाद रियासतों की सूरत में की जाए जिसमें शामिल वहदतें खुद मुख्तार और मुक्तदिर हों। नीज इन वहदतों और खित्तों में अकलियतों के मजहबी, सकाफती, मुआशी, सियासी, इंतजामी और दीगर हकूक़ मुफादात का मुनासिब मौसर और हिकमी तहफ़्फ़ुज़ इनके मशवरे से आइन में सिरहात के साथ पेश किया जाए। इस इजलास की अहमियत का अंदाजा खुद कायद-ए-आज़म के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है कि इस इजलास की कामयाबी से मैं अपने अंदर वो ताकत और कुव्वत और जोश महसूस कर रहा हूँ कि गोया मेरी उम्र 10 बरस बढ़ गई हो। मुसलमानों का जज्बा आज़ादी और जोशो खरोश दीदनी था। करारदाद की मंजूरी के चंद दिन बाद जब कायद-ए-आज़म दिल्ली रवाना होने लगे तो रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने पूछा, अब हमारी आज़ाद मुमलिकत कब बनेगी? कायद-ए-आज़म ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सब कुछ आपकी कोशिशों पर मुनहसर है। बरसगीर के तूलो अर्ज यानी हर गली कूचे में अब आज़ादी के जुस्तजू का जोर शोर था। कायद-ए-आज़म ने शहर शहर दौरे शुरू किए ताकि अवाम के जोशो जज्बे को मेहनत और तंजीम के सांचे में ढालकर उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाए। आप जहां जाते आपका वालिहाना इस्तकबाल होता, अवाम का समंदर उमड़ आता, लोग फलक शगाफ नारों से अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करते। इस सारी सूरत हाल ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों को वर्ता हैरत में डालकर रख दिया। अंग्रेज साम्राज्य को अपना इक़्तिदार जाता नजर आने लगा, जिस पर उन्होंने तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जो मुसलमान कुछ गलत फहमियों और तहरीकों के असर में आकर इस्तराब का शिकार थे, अब उन्हें भी हौसला मिलेगा। कायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को हिंदू राज के कयाम की तरफ एक कदम करार दिया। 31 जुलाई 1942 को चंद बैरूनी नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि इस तहरीक का मकसद बरतानवी संगीनियों के साए तले हिंदू राज कायम करके मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को कांग्रेस का गुलाम बनाना है। 17 जुलाई 1944 को M.K. मोहनदास करमचंद गांधी ने कायद-ए-आज़म को एक खत लिखा जिसमें हिंदू मुस्लिम तनाज़ात के हल की खातिर मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर कायद-ए-आज़म ने आमादगी का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने उन्हें गांधी से गुफ्तो शनीद का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। इस सिलसिले में बम्बई में कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह माउंट प्लेजेंट रोड, मालाबर हिल पर दोनों लीडरों के दरमियान पहली मुलाकात 9 सितंबर 1944 को हुई। मुलाकातों का ये सिलसिला 23 सितंबर तक जारी रहा और इस दौरान 25 घंटे गुफ्तो शनीद हुई। गांधी जिना मज़ाकरात की नाकामी भी दरअसल कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी थी। मज़ाकरात ने तक़सीम हिंद के शदीद मुखालिफ गांधी को कम अज कम इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आमादा किया। जैसा कि कलकत्ता के रोजनामा मॉर्निंग न्यूज ने बजा तौर पर लिखा था कि हम मुज़ाकरात को नाकाम करार देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मिस्टर जिना ने, जो कि तक़सीम हिंद के ख्वाहां हैं, मिस्टर गांधी को तक़सीम हिंद पर माइल कर लिया है। मज़ाकरात से कायद-ए-आज़म की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। जैसा कि एक हिंदुस्तानी मुसन्निफ ने तस्लीम किया कि ये जिना की एक वाज़िया कामयाबी थी और उन्होंने पाकिस्तान की आधी जंग जीत ली। इन मुज़ाकरात ने जिना की हैसियत और शोहरत में बहुत इजाफा किया और लीग का मौक़िफ़ मजबूत हो गया। बर-ए-आज़म पाको हिंद की आईनी गुत्थी को सुलझाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने 14 जून 1945 को एक नशरी तकरीर में वेवल प्लान का ऐलान किया। लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों, मौजूदा और साबिक सूबाई वुज़राए आला मरकजी असेंबली में लीग और कांग्रेस के डिप्टी लीडर और काउंसिल ऑफ स्टेट में दोनों जमातों के लीडरों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी।
قائد اعظم کو بذریعہ برقی تار شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور وائس رائے کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ 25 جون 1945 کو وائزر ایگل لارڈ شملہ میں صبح 11 بجے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ کانفرنس کے آغاز پر لارڈ ویول نے اپنی تقریر میں سرکاری نقطہ نظر کی وضاحت کی۔ قائد اعظم اور ابوالکلام آزاد نے اپنی اپنی جماعتوں کے موقف پر اظہار خیال کیا، جس کے بعد عام بحث کا آغاز ہوا۔ قائد اعظم نے اس اہم آئینی مسئلے کے حل کے لیے عبوری انتظامات کی بجائے مستقبل آئینی حل تلاش کیے جانے اور قیام پاکستان پر اصرار کیا۔ قائد اعظم نے اپنے اس خوف کا برملا اظہار کیا کہ ویول تجاویز منظور کر لینے کی صورت میں پاکستان کا معاملہ ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ برطانوی حکومت بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر 1945 سے 1946 کے موسم سرما میں انتخاب کروانے پر مجبور ہوئی۔ ان انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کی 492 نشستوں میں سے 428 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس کے کل 521 امیدواروں میں سے 453 انتخابات میں سرخرو ہوئے۔ شملہ کانفرنس جون 1945 کی ناکامی اور ہندوستان میں منعقدہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے نتائج کے پیش نظر برطانوی حکومت ہندو مسلم تنازع کے حل کی اثر نو کوشش کرنے پر مجبور ہوئی۔ چنانچہ 19 فروری 1942 کو لارڈ پیتھک لارنس وزیر امور ہند نے برطانوی پارلیمنٹ میں کابینہ مشن کی تشکیل کا اعلان کیا۔ ایک طرف مسلمان اپنی جد و جہد آزادی تیز کر چکے تھے تو دوسری طرف ان پر پابندیوں اور رکاوٹوں میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر ظلم کی کوئی حد تو ہوتی ہے، ایسے ہی بالآخر مسلمانوں کی کاوشیں رنگ لانے لگیں اور برطانیہ نے انتقال اقتدار کے فارمولے پر غور و خوض شروع کر دیا، بلکہ اس پر مشورے بھی شروع کر دیے۔ یہاں ایک اور دلچسپ اور تاریخی حقیقت آشکار ہوئی کہ ہندو لیڈر مسلمانوں کو ڈھال بنا کر انگریزوں سے اپنے لیے ریلیف یا کہہ لیجئے مفادات حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ انگریز حکمران جاتے ہوئے اقتدار کلی طور پر ہندوؤں کے سپرد کر جائیں اور مسلمان انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے دستے نگر بن جائیں۔ کابینہ مشن پلان کی آڑ میں مسلمانوں کو باہمی تفریق کا شکار کرنے کی سازش بھی عیاں ہوئی اور قائد اعظم نے اپنی زیرک قیادت کی بدولت مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل کروا لیا۔ مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا، مگر ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی کارروائی کے دوران یا بعد میں اپنے اس فیصلے کو بدلنے کا حق رکھتی ہے۔ 8 جون کو قائد اعظم نے وائس رائے کے نام ایک خط میں اسے یاد دلایا کہ اس نے عبوری حکومت کے ارکان کی تعداد 12 رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر کانگریسی رہنما ابوالکلام آزاد نے وائس رائے سے کہا کہ کانگریس عبوری حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں کسی ایسے منصوبے کو ہرگز منظور نہیں کرے گی جس میں دونوں جماعتوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہو۔ کانگریس کی یہ خواہش تھی کہ کل ہند کی نئی حکومت میں اقتدار کی باغ دوڑ تنہا اس کے ہاتھ میں رہے اور مسلمانوں کو اقتدار میں کسی طور پر بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر وائس رائے نے عبوری حکومت کے لیے 14 ناموں کا اعلان کر دیا، جن میں سردار بلدیو سنگھ، جگ جیون رام، سردار نشتر، نہرو، قائد اعظم، راج گوپال اچاریہ اور سردار پٹیل کے نام نمایاں تھے۔ جولائی 1946 میں جب ابوالکلام آزاد کی بجائے پنڈت نہرو کو کانگریس کا صدر مقرر کیا گیا تو اس نے کابینہ مشن پلان کی رہی صحیح شکل بھی بگاڑ دی۔ بمبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس نے کابینہ مشن پلان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی اور اس اہم مسودے کی منمانی تشریح کرنے لگا، جس پر آل انڈیا مسلم لیگ نے کابینہ مشن منصوبے کی حمایت کا فیصلہ واپس لے لیا اور اسی سال 16 اگست کو یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے اعلان کیا کہ برطانیہ کی غلامی اور ہندوؤں کے غلبے سے نجات حاصل کرنے کے لیے راست اقدام کا راستہ اختیار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر انگریزوں نے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل کر لیا، حالانکہ کانگریس نے کابینہ مشن پلان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ کانگریس کے عبوری حکومت میں شامل ہونے کو قائد اعظم نے مسلمانوں کے خلاف کھلی سازش قرار دیا۔
दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी, अफरा तफरी और सियासी बेचैनी के पेश नजर लॉर्ड वेवल इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्लिम लीग को नजरअंदाज करके अबूरी हुकूमत बनाना और चलाना मुमकिन नहीं। चनाचे मुस्लिम लीग को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई, जिसे मुस्लिम लीग के अरकान ने बाहिमी मशावरत और कायदे आज़म की रहनुमाई में कबूल कर लिया। अब अगला मरहला वजारतों और महकमों की तकसीम का था, जिस पर एक मर्तबा फिर हिंदू अंग्रेज गठजोड़ सामने आया। शदीद तनाज़ात और बहस मुबासे के बाद नवाबजादा लियाकत अली खान को वजारत मालियात देने के समेत मुतअद्दिद वजारतें मुसलमान लीडरों को दे दी गई। इस अबूरी हुकूमत में मुसलमान लीडरों ने जिस हिकमत और दानाई के साथ अपनी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसके असरात बाद में आने वाले सियासी वाक़यात पर वाज़ेह नजर आए। अब सब कुछ तय हो चुका था, बस ऐलान होना बाकी था। यूं लगता था कि अब मुसलमानों का ये नारा हकीकत बनने के बिल्कुल करीब है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में अहम वजारतें हासिल करके दर हकीकत मुसलमान लीडर्स ने अपनी अवाम के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल कर ली थी। नवाबजादा लियाकत अली खान ने वजारत मालियात के ज़रिए हुकूमत की तकरीबन तमाम अहम वजारतों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये एक तकनीकी कामयाबी भी थी जो कायदे आज़म की मुदब्बिराना हिकमत अमली की बदौलत मुसलमानों को हासिल हुई। अब इस सारी जिद्दोजहद की अमली तस्वीर देखने का वक्त आन पहुंचा था। सबसे पहले बाकायदा ऐलान रेडियो के जरिए हुआ। वो क्या ऐलान था, कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान पहुंचा। बरतानवी हुकूमत ने माउंटबेटन को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का इक़्तिदार मुंतकिल करने के एक खास मिशन पर यहाँ भेजा था। लिहाजा इसने हिंदुस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही काबीना मिशन प्लान के मुर्दा घोड़े में नई जान डालने की तगोदो शुरू कर दी। माउंटबेटन हिंदुस्तान को हर सूरत मुत्तहिद रखने का इस हद तक मुतमन्नी था कि वो अहमकाना तौर पर 2 जून 1947 तक काबीना मिशन प्लान को हिंदुत्व के आईनी मसाइल का बेहतरीन हल तस्वुर कर रहा था। माउंटबेटन को जब कायदे आज़म के अज़्म समीम के आगे घुटने टेकने पड़े तो उसने मजबूरन दूसरा लायहा अमल यानी बरे सगीर की तकसीम पर भी गौर करना शुरू किया। चुनाचा 26 अप्रैल 1947 तक कास ने तकसीम का एक मंसूबा तैयार करने का फैसला किया। इस मंसूबे के बुनियादी निकात ये तय पाए कि तकसीम की सूरत में इसकी जिम्मेदारी खुद हिंदुस्तान पर होगी। सूबों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का खुद ही इख्तियार हासिल होगा। पंजाब और बंगाल की तकसीम के ज़मन में पंजाब को वोटिंग की खातिर नजरी तौर पर तकसीम कर दिया जाएगा। बंगाल की तकसीम की सूरत में सिलेट को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो मुस्लिम अक्सरियती सूबे से इल्हाक कर सके। सूबा सरहद में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तानी लीडरों से तकसीम के इस मंसूबे पर सलाह मशवरा करना था, लेकिन 11 मई को ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये पंडित माउंटबेटन और हिंदू बनिया गठजोड़ की एक तल्ख दास्तान है। माउंटबेटन ने 3 जून प्लान हिंदुस्तानी जुमा के सामने रखा और फौरी तौर पर मंजूर करने पर जोर दिया। कायदे आज़म ने कहा कि मैं जाती हैसियत में तो अपनी राय जाहिर कर सकता हूँ, इस ज़मन में आखिरी फैसले के लिए वो और उनकी वर्किंग कमेटी अवाम के सामने जाएंगे। माउंटबेटन ने मीटिंग के शुरका को बतलाया कि वो कल शाम ऑल इंडिया रेडियो से इस मंसूबे का ऐलान करेगा और साथ ही इसने कायदे आज़म, नेहरू और सरदार बलदेव सिंह को भी रेडियो पर खिताब करने की दावत दी। इस पर सरदार पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुरव्विजा तरीके कार के मुताबिक तकरीर का मुसव्विदा पहले से महकमा इत्तलात व नशरियात को अरसाल किया जाता है। याद रहे कि सरदार पटेल इस महकमे का इंचार्ज वजीर था। इस पर कायदे आज़म ने फौरन जवाबी हमला करते हुए कहा कि वो अपनी तकरीर में सिर्फ वही कुछ कहेंगे जो उनके दिल की आवाज होगी। बिलाखिर ये तय पाया कि माउंटबेटन के बाद तीनों रहनुमा भी खिताब करेंगे। माउंटबेटन अपनी तकरीर में मुसलसल मुत्तहिदा हिंदुस्तान और काबीना मिशन प्लान की तारीफ करता रहा।
पंडित नेहरू ने अपनी तकरीर में हस्बे आदत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हमने नस्ल दर नस्ल और एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा और उसके लिए जिद्दोजहद की। अब ये तजवीज़ है कि अगर इसके कुछ हिस्से चाहें, हम में से हर एक के लिए इसका तसव्वुर भी तकलीफ दे है। हो सकता है कि इस तरीके से हम जूद या बदीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान तक पहुंच जाएं। उस वक्त इसकी बुनियादें ज्यादा मजबूत और महफूज होंगी। साथ ही इसने माउंट बेटन की खिदमात को भी खिराजे तहसीन पेश किया। तकरीर के आखिर में इसने जय हिंद का नारा लगाया। कायदे आजम ने उम्मीद जाहिर की कि तकसीम बरे सगीर पुरअमन तरीका पर होगी। आपने इस अमर पर इजहार अफसोस किया कि ये प्लान चंद अमूर में हमारे नुक्ता नज़र का हामिल नहीं और हम नहीं कह सकते कि हम मुतमईन हैं। अब हमें ये सोचना है कि आया हम इस प्लान को बतौर मुफाहमत या बतौर तस्फिया के कबूल करते हैं। ताहम इस बारे में आखिरी फैसला लीग कौंसिल ही करेगी। कलकत्ता से शाया होने वाले मॉर्निंग न्यूज ने 3 जून प्लान पर अल्हम्दुलिल्लाह के ज़ेरे उन्वान एक इदारिये में लिखा कि अब ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि रोज अफजूं हिंदू मुस्लिम मुनाकशात के खात्मे और मुल्क में अमनो अमान की बहाली और मसालियत की फिजा पैदा करने के लिए मिस्टर जिन्ना का फार्मूला ही बेहतरीन फार्मूला था। अखबार ने लिखा कि प्लान के तहत जो कटा फटा और करम खुर्दा पाकिस्तान दिया जा रहा है, इस पर मुसलमानों की मायूसी एक कुदरती अमर है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान मुआशी, तिजारती और सनती एतबार से कमजोर रहेगा, लेकिन मुसलमान अपनी गुर्बत पर आज़ादी को तरजीह देंगे। जून 1947 को कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा वो अपनी जगह तारीखी और अहम हैसियत रखता था, लेकिन इसके आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाया उसने तकरीर को अहम तरीन और यादगार बना दिया। वाज़िह रहे ये नारा एक अमली शख्सियत की ज़बान से निकला। कायदे आज़म नारों की बजाय मेहनत और अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखने वाली शख्सियत थे, लेकिन इस नारे की गूंज ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। अब एक नया मरहला एक नए महाज की सूरत दरपेश था, और वो था क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद नई मुमलिकत के लिए जोग्राफिया तकसीम। नए मुल्क का नक्शा क्या होगा, असासा इजाद की तकसीम क्या होगी, वगैरह वगैरह। रेडक्लिफ अवार्ड बरतानवी बददियानती का शाहकार। 3 जून प्लान की एक शिक के मुताबिक पंजाब और बंगाल की तकसीम की सूरत में गवर्नर जनरल एक बाउंड्री कमीशन तश्कील देगा, जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती मुतसल्ला इलाकों की बुनियाद पर इन दोनों सूबों को तकसीम करेगा, और ऐसा करते वक्त दीगर अवामिल को भी पेश नजर रखा जाएगा। पंजाब को नए कायम होने वाले पाकिस्तान में शहर की हैसियत हासिल थी, इसीलिए कायदे आज़म ने पंजाब को पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा करार दिया था। चूंकि पंजाब एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा था, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी कि मामूली काट छांट के बाद इसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। इसी सबब मगरबी पंजाब असम्बली ने 29 के मुकाबले में 99 वोटों की अक्सरियत से पंजाब की तकसीम को मुस्तरद कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसिल ने 9 जून 1947 को एक करारदाद के जरिए पंजाब और बंगाल की तकसीम की सख्त मुखालफत की थी। खुद कायदे आज़म ने भी इन दोनों पाकिस्तानी सूबों की तकसीम की भरपूर मुखालफत की। पंजाब की तकसीम का सवाल खुद सिखों ने उठाया था, जिसका वो आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। सिखों ने 1942 में क्रिप्स मिशन को एक याददाश्त में पंजाब की तकसीम के लिए कहा था। मास्टर तारा सिंह ने 1 मई 1942 को क्रिप्स मिशन के नाम एक मेमोरेंडम में यही मुतालबा पेश किया था। याद रहे कि मास्टर तारा सिंह ने हिंदू मत छोड़कर सिख मजहब इख्तियार किया था। पंजाब की तकसीम से मुतल्लिक कांग्रेस ने इस करारदाद को खुद सिखों के एक बाशऊर तबके ने शदीद मुखालफत की थी। मुस्लिम लीग के एक शदीद मुखालिफ सरदार दीवान सिंह ने इस करारदाद को अहमकाना खुदकुशी करार दिया था।
बाबा खड़क सिंह ने कहा था कि इससे पंजाब के सियासी, समाजी और दीगर फिरका वाराना मसाइल हरगिज हल ना होंगे। पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए 2 बाउंड्री कमीशन मुकर्रर किए गए। इस ज़मन में कायदे आज़म ने ये काम 3 बरतानवी लॉ लॉर्ड्स के सपुर्द करने की तजवीज़ पेश की थी, जिससे माउंट बेटन ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इनके लिए हिंदुस्तान का मौसम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा को सौंपने की तजवीज़ भी पेश की गई, जिसे पंडित नेहरू ने ठुकरा दिया कि इससे ताख़ीर वाक़या होगी। कायदे आज़म इस तजवीज़ के हक में थे। बिलाखिर ये तय पाया कि दोनों सूबों के लिए बाउंड्री कमीशन 4 जजों पर मुश्तमिल होंगे, जिनका एक मुश्तरका चेयरमैन होगा। पंजाब बाउंड्री कमीशन जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह पर मुश्तमिल था। जस्टिस सीसी बिस्वास, जस्टिस मुखर्जी, जस्टिस एस.ए. रहमान और जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम को बंगाल बाउंड्री कमीशन के लिए मुकर्रर किया गया था। रेडक्लिफ को मुश्तरका चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। रेडक्लिफ ने 8 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान पहुंचने के बाद लीडरों से मुलाकात की। इसका ख्याल था कि इस अहम काम की तकमील के लिए कई साल दरकार होंगे। जब इसे बतलाया गया कि ये काम इसे महज 5 हफ्तों में करना होगा, तो वो हक्का बक्का रह गया। रेडक्लिफ ने तकसीम के फार्मूले और बाउंड्री कमीशन में मुसलमानों के मुतालबे यानी पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हिंदू लीडरों के ईमा पर बददियानती और नाइंसाफी से काम लेते हुए पंजाब की तकसीम का ऐसा फैसला किया कि दोनों नुज़ायदा मुमालिक आज तक बाहमी दुश्मनी से दो चार हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडक्लिफ अवार्ड के मुतल्लिक कहा कि इसमें शको शुबा नहीं कि इस अजीम आज़ाद मुमलिकत की तश्कील में हमें सख्त नाइंसाफियों से दो चार होना पड़ा। ये अवार्ड नाइंसाफी पर मबनी होने के अलावा आईनी भी नहीं कहला सकता। ये अवार्ड ना मुनसिफाना, ना काबिल फहम, बल्कि कजराय और बददियानती का आयनादार है। अवार्ड की बजाय सियासी फैसले किए गए हैं, लेकिन एक बाइज्जत कौम की तरह हम इस अवार्ड के पाबंद हैं। रोजनामा डॉन के मुदीर अल्ताफ हुसैन ने बाउंड्री कमीशन के फैसले को पाकिस्तान के लिए एक नागहानी आफत करार देते हुए लिखा कि हदबंदी के सिलसिले में माउंट बेटन और रेडक्लिफ का पोशीदा वाहिद अज़्म ये नजर आता है कि वो मगरबी पंजाब से किस कदर इलाका मशरकी पंजाब को दे सकते हैं। रेडक्लिफ पर ये एतमाद किसी हद तक मजबूरी भी था, क्योंकि हिंदू अंग्रेज गठजोड़ ने मुसलमानों को बहुत से मामलात में मजबूर भी कर दिया था, क्योंकि उनकी मिली भगत का मुकाबला कोई आसान काम ना था। क़याम पाकिस्तान की तारीख से हम बखूबी वाकिफ़ हो चुके। कैलेंडर की तरतीब के एतबार से आज का दिन यानी 14 अगस्त क़याम पाकिस्तान की सालगिरह मनाने का दिन है, जिसे हम जश्न आज़ादी के उन्वान से मनाते और याद रखते हैं। बरे सगीर की जोग्राफियाई और सियासी तारीख का सिलसिलावार मुतालिया करें तो कभी हैरत का समुंदर पेश नज़र होता है, तो कभी खुशी और फिक्र के लम्हात घेर लेते हैं। मुसलमानों ने बेकसी और बेबसी की तमाम कबाहतों के बावजूद अपनी मंजिल की जानिब सफ़र जारी रखा। बहुत सी रुकावटें आईं, बहुत कुछ झेलना पड़ा। हिंदुओं ने धोखे भी बहुत दिए, अंग्रेज़ों ने जबर भी किया, मगर मुसलमानों में कायदे आज़म की शक्ल में एक ऐसा मसीहा आया जो ना किसी से डरता था, ना झुकता था और ना ही अपने असूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता था। मुसलमान तादाद के लिहाज से थोड़े, मगर इनका जोशो जज्बा इनकी तादाद पर गालिब था। किसी भी दूसरी कौम के मुकाबले में मुसलमान कौम एक शानदार माजी रखती थी। इनका तर्ज़े हुक्मरानी इस खित्ते की एक हसीन याद और बेहतरीन रवायत के तौर पर जिंदा और ताबिंदा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कायम होना इन्हीं पाकीज़ा रवायात का तसलसल था। क़याम पाकिस्तान। हम कह सकते हैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद 1192 में रख दी गई थी। इसकी पहली ईंट गौरी का खत था और फिर यही ख्याल, आरजू और मकसद
صدیوں تک پھلتا پھولتا رہا۔ جب تک مسلمان کسی نہ کسی صورت ہندوستان پر حکمران تھے، اس آرزو کو مطالبہ بنانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب وہ زوال کا شکار ہوئے اور محکوم ہوئے تو یہی خواہش خواب بن کر نگاہوں میں بسنے لگی اور منزل بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا کمال فقط یہ ہے کہ جو آرزو تمہارے اندر پرورش پا رہی تھی میں نے اس کا اظہار کر دیا اور اسے اپنا مقصد بنا لیا۔ ایک تھکا دینے والا مگر امیدوں سے بھرپور سفر کر کے مسلمانان ہند کی کشتی ساحل مراد تک پہنچ چکی تھی۔ 14 اگست کے مبارک دن ایک نئی مملکت اسلامیہ یعنی پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ بے تیغ سپہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز کاوشوں کی بدولت مسلمان قوم آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ اس سے بہت بڑی خوشی اور کامیابی کا جشن بہت ہی مختصر تھا، کیونکہ آزادی کے ساتھ ہی ہجرت کے کٹھن مرحلے کا آغاز ہو گیا، جس نے تاریخ انسانی کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ لاکھوں مسلمان بے سر و سامانی مگر شادمانی کے عالم میں دیوانہ وار پاک سرزمین کی طرف لپکتے چلے آ رہے تھے۔ اپنی جائیدادیں، اپنے مال، جان، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان پہنچنے والے ان گنت مہاجرین کے لیے لٹے پٹے قافلوں کا پہلا پڑاؤ والٹن کے مہاجر کیمپ میں تھا، جہاں نوجوان رضاکاروں اور نوزائیدہ مملکت کی خستہ حال حکومت نے ان مہاجرین کی خدمت کا معمولی بندوبست کرنے کی پوری کوششیں کیں۔ برطانوی بددیانتی کے باعث جغرافیائی تقسیم کا عمل انتہائی برے طریقے سے کیا گیا اور پاکستان کے حصے میں آنے والے اثاثہ جات بھی بھارت کو دے دیے گئے۔ بہرحال اس قوم نے بھوکے پیٹ اور قسمہ پرسی کے عالم میں بھی استقامت، بہادری اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہ ہارے اور انہوں نے اپنی قوم کا مورال بلند رکھنے کی خاطر اپنے جذبات پر کمال ہنرمندی سے قابو رکھا۔ قائد اعظم کے ساتھ دیگر مشاہیر ملت جناب نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان وغیرہ نے بھی اس مشکل مرحلے میں پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے میں معاونت کی، کیونکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ہمیشہ ہر قدم پر اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈھارس بندھائی، ان کو توانائی اور فکری معاونت فراہم کی اور سب سے بڑھ کر خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ میدان عمل میں مصروف عمل رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے امور مملکت میں اپنے بھائی گورنر جنرل جناب قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عزم و ہمت کا مینار ہمارا پیارا پرچم روز اول سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی سر بلند رہے گا، سدا لہلہاتا رہے گا، جگمگاتا رہے گا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان زندہ باد۔